डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। स्वस्थ किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि आपको स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाता है और साथ ही विभिन्न विषयों पर हम विस्तार से चर्चा भी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ये ठंड हम बड़ों को तो परेशान करती ही है, लेकिन इसके साथ साथ बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। जी हाँ, सर्दी जुकाम होना, एक्टिविटी कम होना और इसके अलावा त्वचा संबंधी समस्याएं भी उन्हें हो जाती हैं। कई तरह के इन्फेक्शंस भी इस मौसम में देखने को मिलते हैं। इसीलिए बच्चों को लेकर हमें थोड़ा और भी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत रहती है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे इसी विषय पर। तो चलिए स्वस्थ किसान में सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के विषय पर। तो आज का हमारा विषय है सर्दी में बच्चों के रोग और बचाव। इस विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारा टोल फ्री नंबर नोट कर लें, 1800-113060। दूसरा नंबर भी देख लें, 1800-113061। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बस फ़ोन उठाएं और अपनी समस्या हम तक पहुंचाएं। लाइव आपकी समस्याओं का जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी भी नोट कर लें, swasthkisanlive2024@gmail.com। ये हमारा नया ईमेल आईडी है। अगर आप कोई सवाल हमें ईमेल भी करते हैं, उसे भी हम लाइव कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं, बच्चों को लेकर किस तरह से हमें और सतर्क रहने की ज़रूरत है, कौन कौन से संक्रमण इस मौसम में हो सकते हैं। ठंड के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि पोल्यूशन यानी प्रदूषण की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और जिससे सांस लेने की समस्या, चाहे वो बड़े हो बुजुर्ग हो, सभी में कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? समस्या गंभीर ना हो, इसीलिए आपको उन लक्षणों को सही समय पर समझकर उनका उपचार करना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे क्योंकि बहुत ही संवेदनशील होते हैं, इसीलिए आपको ज़्यादा केयर करने की आवश्यकता होती है। तो आइए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे आज के दो खास मेहमानों से, जो कि अगले 1 घंटे तक हमारे साथ रहेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं, जो कि प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष हैं बाल रोग विभाग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और डॉक्टर भगवान सहाय शर्मा जी, प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष बाल रोग विभाग, आयुर्वेद यूनानी तिबिया कॉलेज, दिल्ली से। तो सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हम दोनों तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप आयुर्वेदिक तरीके से सर्दी से मुकाबला कर सकते हैं, और अगर समस्या गंभीर लगती है तो ऐसे में आपको क्या करना है, उसके भी कई तरह के विकल्प हैं। बस आवश्यकता है कि उनका समेकित इस्तेमाल किया जाए ताकि आप स्वस्थ रहें, आपके बच्चे स्वस्थ रहें और खुशनुमा मौसम का आनंद ले सकें, कोई समस्या ना पैदा हो। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करें। आपकी कॉल्स लें, आपके ईमेल्स लें, उससे पहले एक रिपोर्ट हमने आज के विषय पर तैयार की है, वो देख लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, सर्दियों का मौसम अपने साथ खुशनुमा एहसास तो लाता है, लेकिन यह छोटे बच्चों के लिए कई स्वास्थ्य समस्याएं भी लेकर आता है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इन समस्याओं से बचें, तो ठंड से बचाव सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्हें हमेशा गर्म कपड़े पहनाकर रखें और रात में हल्के वजन वाले कंबल का इस्तेमाल करें। लेकिन ध्यान रखें कि छोटे बच्चों को ज़्यादा गर्म कमरे की ज़रूरत नहीं होती। 16 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान उनके लिए सबसे उपयुक्त है। ज़्यादा गर्मी भी उनके लिए खतरनाक साबित हो सकती है और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम का कारण बन सकती है। साथ ही बच्चों को वायरस से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से बचाएं और उन्हें हाथ धोने की आदत डालें। इन छोटी छोटी सावधानियों से आप अपने बच्चों को सर्दियों की बीमारियों से सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों, सर्दियों का मजा लीजिए, लेकिन बच्चों की सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। अगली बार फिर मिलेंगे सेहत से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। तो देखा आपने कि हर मौसम जहाँ कुछ अच्छे लम्हे भी लेकर आता है, वहीं कुछ रिस्क भी होते हैं, और सर्दियों का मौसम भी ऐसा ही होता है। हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है कि गर्मियों से हमें निजात मिले और ठंड के मौसम का हम आनंद उठाएं। लेकिन जब ठंड बढ़ जाती है तो मुश्किलें भी कहीं ना कहीं हमें परेशान करने लगते हैं, और ख़ास तौर पर छोटे बच्चे, नवजात या फिर 5 साल तक की आयु के बच्चों के लिए ये मौसम कई बार कई तरह की समस्याएं भी पैदा कर देता है, जिसको लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, जो कि हमने अभी जाना भी रिपोर्ट में। तो चलिए बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर शर्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि सर्दियाँ जहाँ एक ऐसा मौसम होता है जिसमें कहते हैं कि ये अच्छा खाने का मौसम है, अच्छी धूप का आनंद लेने का मौसम है, लेकिन जब ये बढ़ जाती हैं सर्दियाँ तो कई तरह की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। आयुर्वेद इस मौसम को किस तरीके से देखता है? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है मैम। वैसे ये जो मौसम है, हेमंत और शिशिर ऋतु, 2 ऋतुएँ जो है विंटर सीजन में कंसिडर की जाती है, और ये दोनों ही ऋतुएँ सामान्य रूप में बहुत अच्छी मानी जाती है। एनर्जी लेवल इसमें हाई होता है, मेटाबॉलिज्म हमारा हाई होता है। लेकिन बच्चों के लिए अगर रेफरेंस में देखा जाए तो ये ऋतुएँ अनुकूल नहीं हैं। उसका कारण है, आयुर्वेद प्रकृति के सिद्धांतों पर चलता है। सर्वम द्रव्यम पांच भौतिकम अस्मिन् अर्थे, ऐसा कहा गया है कि समस्त यूनिवर्स 5 महाभूतों से बना होता है, जिसमें जल, वायु और अग्नि ये सक्रिय तत्व हैं। इसके साथ साथ यत् पिंडे तद ब्रह्मांडे, ऐसा भी माना जाता है कि जो यूनिवर्स में घटित होता है वो हमारे शरीर में भी घटित होता है। तो इस आधार पर हमारा जो शरीर का जो मैकेनिज़्म है वो भी अग्नि, वायु और जल, इन 3 महाभूतों की प्रधानता से ही चलता है। आयुर्वेद में इन तीनों तत्वों को क्रमशः वात, पित्त, कफ कहा गया जाता है। शरीर का जो मैकेनिज़्म है वात, पित्त, कफ से ही चलता है। अगर हम हमारी अवस्था का देखें तो हमारी अवस्था को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में कफ प्रधानता मानी गई है, युवावस्था में पित्त की प्रधानता मानी गई है, और वृद्धावस्था में वात की प्रधानता मानी गई है। इसी तरह से ऋतुओं के आधार पर हम अगर देखें तो ग्रीष्म ऋतु अग्नि महाभूत प्रधान या पित्त की प्रधानता मानी गई है, और वर्षा ऋतु में वात की प्रधानता है, और शरद ऋतु या शीतकाल जो है इसमें कफ की प्रधानता है। तो बाल्यावस्था भी कफ की प्रधानता है, जलीय महाभूत प्रधान है, और जो शीतकाल है वो भी जल महाभूत प्रधान है। इसलिए इसमें कफ संबंधी व्याधियां, बीमारियां होने की संभावनाएं, वायरल डिजीज जैसे फ्लू है, कोल्ड है, कफ है, इन्फ्लुएंजा है, ये होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। इसमें बच्चों को कुछ विशेष सावधानियों के साथ अगर हम रखते हैं, बारी-बारी इस पे हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर दिनेश, आप हमारे दर्शकों को, खास तौर पर वो माता पिता जिनके बच्चे छोटे हैं और कहते हैं कि वो बच्चे जिनका जन्म अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हुआ, उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होता है। उनके लिए कहते हैं कि पहली सर्दी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। क्या कहना चाहेंगे सर? जी, सर्दी का मौसम जो है नए चैलेंजेस लेके आता है नवजात जो बच्चे हैं उनके लिए, और उनके माता पिता लोगों के, इनके केयर, इनका कैसे रख रखाव, इन बच्चों को कैसे लालन पालन किया जाए, इन सारी चीज़ों के लिए। तो जो छोटा बच्चा है वो बहुत ज़रूरी है कि उसका जो तापमान है वो एकदम माँ जैसा रहे। माँ, इसलिए उस बच्चे को हमेशा माँ के समीप रखा जाए, जिससे कि वो उसके माँ के शरीर से गर्मी लेते रहे। इसको हम लोग कंगारू मदर केयर या मातृ केयर भी कहते हैं। और बच्चे को बराबर माँ बीच बीच में हर 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में
उसको बच्चे को दूध, माँ की छाती से दूध मिलना चाहिए, स्तनपान कराना चाहिए और साथ में उसको ज़्यादा से ज़्यादा समय माँ के पास काटना चाहिए, माँ के शरीर से लगा के रखना चाहिए, जिससे कि उसको गर्मी प्राप्त हो और वो ठंडा ना पड़े। छोटे बच्चों में हाइपोथर्मिया यानी कि ठंडा पड़ जाना एक बहुत बड़ी समस्या है और ये एक मॉर्टेलिटी यानी मौत का कारण भी हो सकते हैं, तो इसलिए सर्दी से इनको बचा के रखने की बड़ी आवश्यकता है। जी जी बिल्कुल। और सर जैसा कि आपने बताया कि एक निश्चित तापमान तक ही आप गर्माहट रखें कमरे में, लेकिन हम देखते हैं कि छोटे बच्चों के साथ चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, हमें आमतौर पर ये है कि उन्हें जितना ढक कर रखे, जितना कवर करें, जितनी लेयर्स पहना सके उतना बेहतर है। तो सर्दियों में बहुत ज़रूरी है, ये नवजात बच्चे ही नहीं और बच्चों को भी ठंड से बचाने के लिए कई लेयर यानी कि एक कपड़े के ऊपर दूसरा कपड़ा, इस तरह से कई कपड़े पहनाए जाते हैं जिससे कि गर्म हवा अंदर उनके शरीर के आसपास इकट्ठी रहे और उनको सर्द का असर ना हो। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो बच्चों को इतना ज़्यादा कपड़ों से लाद देते हैं कि छोटे बच्चों को काफ़ी गर्म हो जाते हैं, उनको हम लोग एक तरह से एक और समस्या बुखार कहते हैं, पायरेक्सिया कहते हैं। तो ऐसे में हमें ये देखना है कि जितना कपड़ा आपसे टॉलरेट हो रहा है, जितने कपड़े आप पहन पा रहे हैं, उससे मात्र एक कपड़ा एक्स्ट्रा जो है वो बच्चे को पहनाएंगे, उससे ज़्यादा कपड़ा पहनाने की आवश्यकता बच्चों को नहीं है। जी नंद स्वरूप जी एक दर्शक है हमारे साथ फोन लाइन पर, आइए बात करते हैं। नंद स्वरूप जी स्वागत है आपका स्वस्थ के सामने, बताएं क्या सवाल है। हेलो नमस्कार नंद स्वरूप जी। नमस्कार सर, मेरा नाम नंदस्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। जी मैं जानना चाहता हूँ जो हमारे नवजात शिशु होते हैं तो उनका देखभाल कैसे करें, और दूसरी चीज जो नवजात शिशु होते हैं उनमें खतरे के संकेत कौन कौन से होते हैं, उससे सावधान रहें। और तो जो बच्चे थोड़ा सयाने हैं तो उनको हमें कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए, जैसे हमारा लो तत्व है, कैल्शियम है, विटामिन है, प्रोटीन है, पता है, इसको हमको कितनी मात्रा में देना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है नंद स्वरूप जी आपके। तो जैसा कि आपने पहले खान पान के बारे में सवाल पूछा, तो हम पहले सबसे डॉक्टर शर्मा मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी फूड हैबिट्स, क्योंकि हम देखते हैं कि मौसम के हिसाब से बदलती हैं, और सर्दियों में खान पान कैसा होना चाहिए बच्चों का? सर्दियों में जो मेन प्रायोरिटी जो हमारी बच्चों को या बड़ों को सबको लेके होती है कि हम बॉडी का वार्मथ टेम्परेचर उसको मेंटेन करें। तो हमारा आहार वैसा होना चाहिए जो हमारे बॉडी को मेंटेन कर रहा हो, टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा हो। तो इसमें गर्म तासीर की जितनी भी खाद्य पदार्थ हैं जो पौष्टिक भी हो और तासीर में गर्म हो, उनका प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमारे जितने भी तिल के लड्डू हैं, तिल और गुड़ के साथ बनाए हुए, उनका प्रयोग कर सकते हैं बच्चे। साथ ही ड्राई फ्रूट्स हैं, उनका प्रयोग किया जा सकता है। साथ ही छोटे बच्चों में जो मिल्क पे रहते हैं, उनमें दूध के साथ मुनक्के उबाल के दे सकते हैं, केसर का प्रयोग किया जा सकता है। या जो बड़े बच्चे हैं, जो लोग सीरियल्स पे हैं, जो अन्न खा सकते हैं, उनमें किसी न किसी रूप में मोटा अन्न जैसे बाजरे का प्रयोग राबड़ी के रूप में कर सकते हैं, खिचड़ी के रूप में कर सकते हैं, या लड्डुओं के रूप में कर सकते हैं। तो इस तरह से शरीर की जो वार्मथ को मेंटेन करने वाली, या मसाले हमारे जितने भी हैं, जावित्री, जायफल, सौंठ, अदरक, इनका प्रयोग भोजन में या कई तरह से दूध के साथ इनका प्रयोग किया जा सकता है, जो हमारी वार्मथ को मेंटेन करते हैं। बिल्कुल। और भी कुछ सवाल थे उनके कि कैसे हम लक्षणों को पहचाने, कैसे इसका इलाज किया जाए। तो सर मैं इसका आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर है, उनका सवाल ले लेते हैं। विपिन जी हैं जिन्होंने सागर से हमें कॉल किया है। विपिन जी स्वागत है आपका, बताएं क्या सवाल है। जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी। अरे मेरे 2-3 सवाल है। पहला सवाल में ये था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, नवजात बच्चे, देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में लगभग 3 से 4 महीने कई बच्चों के लिए लगातार जुकाम या निमोनिया रहता है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए कि रह रहे कि उनकी इलाज भी होता रहता है, लेकिन निमोनिया इन दिनों में होता ही होता है और रह रहे के बढ़ता ही जाता है, तो इसका क्या उपाय है? और दूसरा सवाल में ये था, कहते हैं कि जो नवजात बच्चे जो स्तनपान करते हैं या फिर खाते पीते कुछ नहीं है, जो 4 या 6 महीने के हैं, तो क्या माता का खान पान भी उस तरीके का होना चाहिए जिससे बच्चे पर बुरा प्रभाव ना पड़े? क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि अगर माँ को कुछ बीमारी हो रही है, सर्दी जुकाम, तो बच्चे पर भी उसका असर पड़ता है। जी जी। तो इसके बारे में मुझे जानना था। ठीक है। तीसरा सवाल ये था कि क्या कुछ ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को
खिलाई जा सकती हैं जो कि थोड़ा बहुत खाते हैं, जिससे उन्हें सर्दियों में कुछ ज़्यादा दिक्कत ना हो। चलिए, आपका जो ये तीसरा सवाल था उसका जवाब तो भी आपने दे दिया हाँ, हम दे सर। और चुके सर मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर दिनेश, जैसा कि हमारे पहले जो दर्शक थे वो भी जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से लक्षण हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और हमारे जो दर्शक हैं विपिन, इनके भी कई सवाल हैं, तो सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, एक स्वस्थ बच्चा जो है वो, और ख़ास तौर से हम लोग नवजात बच्चे और 1 साल के नीचे के बच्चों के बारे में बात करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी जो है वो आम तौर पे इन्हीं बच्चों में होती है, इनको देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर ये बच्चा एक्टिव नहीं है, ठीक है, उसको बुखार है, तेज़ तेज़ पसली चल रही है, बच्चा मुंह से कुछ ले नहीं रहा है, या उसके लेने की जो क्वांटिटी है, जो हिसाब है, जितना वो दूध लेता था, जितना पीता था, वो नहीं पी रहा है, नहीं पकड़ रहा है दूध, बुखार है, दौरा आता है, पसली चल रही है, दस्त हैं, ये सारे फ्लैग साइंस हैं, ये लक्षण हैं कि आपका बच्चा बीमार है। तो सबसे बड़ी चीज़ है, बच्चा खेलना चाहिए, माँ का स्तनपान अच्छे से करना चाहिए, और दिन में कम से कम 8 से 10 बार स्तनपान करेगा तो 5 से 6 बार वो पेशाब भी करेगा, और एक्टिव होगा, दूध पकड़ेगा, स्तनपान करेगा, ये बच्चा स्वस्थ बच्चा है। बुखार है, बच्चे को पसली चल रही हैं, बच्चा जो है उसको दूध नहीं पी रहा है, और दस्त हो रहे हैं, या उसको दौरे आ रहे हैं, तो ऐसे में ये बच्चा बीमार है और आपको डॉक्टर के पास लेकर इसको जाने की आवश्यकता है। सर, एक सवाल का निमोनिया से जुड़ा भी हुआ था कि बच्चों को निमोनिया जैसी समस्या भी हो जाती है ठंड में। और एक चीज़ हमने ये भी देखी है कि कई बार बच्चों को सर्दी जुकाम होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि ये तो मौसम की वजह से है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो खांसी, वो कफ जो है कई बार महीने महीने तक बना रहता है। जी, तो ये कितना गंभीर? बच्चे जो हैं वो अपनी माताओं के द्वारा कई किस्म की बीमारियों से बचने की एंटीबॉडीज़ जो है वो माँ ट्रांसफ़र करती है, माँ के शरीर से उसको प्राप्त होते हैं, लेकिन इनकी क्षमताएं धीरे धीरे कम होना शुरू करती हैं। ख़ास तौर से 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद इनकी मात्रा काफ़ी कम रह जाती है। ऐसे में ये जो प्रतिरोधात्मक क्षमताएं हैं, इनके कम होने से जो समाज में, हवा में, लोगों के बीच में जो वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं, कीटाणु हैं, वो बच्चे को अटैक करते हैं, और इसकी वजह से बच्चे बीमार होते हैं। आमतौर पे सर्दी के मौसम में लोग बंद कमरों में रहते हैं, इसकी वजह से अगर एक बीमार आदमी है जिसको जुकाम है, खांसी है, वायरल इन्फेक्शन है, बुखार आ रहा है, और वो खांसता है, छींकता है उस कमरे में, तो उससे लगभग सभी बीमार होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि माँ स्वस्थ होनी चाहिए। अगर माँ बीमार होगी और खांसेगी तो वैसे में बच्चा अपने आप बीमार हो जाएगा। तो ये इन्फेक्शन किसी न किसी के द्वारा बच्चे तक पहुंचते हैं और बच्चे बीमार होते हैं। हम ये जानते हैं कि सर्दी के मौसम में बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस हैं, जैसे कि आम तौर पे RSV वायरस है जो सबसे बड़ा वायरस है, बच्चों में वायरल निमोनिया या ब्रोंकियोलाइटिस करता है। इसी तरह इन्फ्लुएंजा वायरस है, और HM जो ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस, जिसकी आजकल चीन में कुछ बात हो रही है, वो वायरस है। तो ये सब वायरस इस मौसम में ज़्यादा आते हैं। चूँकि लोग बंद कमरों के अंदर रहते हैं, इसलिए एक व्यक्ति से पूरे में ही सब में फैल जाते हैं, और बच्चे इसकी वजह से बीमार हो जाते हैं, उनको वायरल निमोनिया हो जाता है। बिल्कुल। और देखिए, ये तो बहुत सामान्य सी बात है कि अगर आपको थोड़ी सी भी सर्दी खांसी है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें। अगर आपको छींक आती है, खांसी आती है, तो आप अपने मुंह को कवर कर लें या रुमाल का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत ही सामान्य बातें हैं जिसका आप ध्यान रख सकते हैं ताकि इन्फेक्शन ना पहुंचे और हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। फिलहाल यहाँ छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इस मौसम के साथ जो एक और समस्या आती है वो होती है पोल्यूशन। कई बार सांस लेने में तकलीफ़ होती है, चाहे बुज़ुर्गों की बात करें या अस्थमा के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और साथ ही साथ क्योंकि आप घरों में रहते हैं ठंड से बचाव के लिए, तो हमारी बॉडी भी कई बार ठंड की वजह से स्ट्रेस में आ जाती है। ऐसे में बच्चों के लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं कि वो स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और किसी भी तरह की समस्या ना हो। फिलहाल छोटा सा ब्रेक हम लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें स्वस्थ के साथ। हेलो
कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं उनका साथ। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। जाड़े में जो मक्का पैदा करेगी इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन, फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में बच्चों की स्वास्थ्य की, और ब्रेक से पहले बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की। आइए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अब ब्रेक से पहले हमने कहा था कि इस मौसम में कुछ और समस्या जो आती हैं, उनमें से एक और बड़ी समस्या है सांस लेने में तकलीफ होने की। कई बार सांस भारी हो जाती है। अस्थमा के जो मरीज होते हैं उनके लिए तो मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन छोटे बच्चे पॉल्यूशन की स्थिति में और भी उनके लिए माता पिता को जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। और इन्फेक्शन ना बढ़े इसके लिए हम अपने स्तर पर और किस किस तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, आइए बातचीत करते हैं। तो सर, जैसा कि आपने भी जिक्र किया ब्रेक से पहले कि इन्फेक्शन कई तरह के चल रहे हैं पहले ही, तो बच्चों को लेकर हमें और क्या करना चाहिए, और जो एक सांस की समस्या होना, बच्चों को कई बार भारीपन सा महसूस होता है, ये किन स्थितियों में होता है? देखिए, इस मौसम में जैसा आपने कहा पोल्यूशन एक बहुत बड़ी समस्या है। पोल्यूशन के साथ जैसा मैंने अभी बताया वायरल इन्फेक्शंस इस समय बहुत ज़्यादा होते हैं, और दोनों चीज़ें कुल मिला के बच्चों के लिए बहुत ख़तरनाक हैं। हम जानते हैं कि पोल्यूशन में सल्फ़र डाइऑक्साइड है, ओजोन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, डस्ट पार्टिकल्स हैं। ये सब बहुत ही छोटी मात्रा में होते हैं, और ये इंसानों के लिए ही नहीं बच्चों के लिए भी बहुत बुरा प्रभाव रखते हैं, और बच्चे बार बार इनकी वजह से बीमार हो सकते हैं। इसी बीच में जो वायरल इन्फेक्शंस आते हैं वो और पोल्यूशन दोनों मिलके एक बहुत ही नुकसानदायक कॉम्बिनेशन हो जाता है, खतरनाक कॉम्बिनेशन होता है जो बच्चों को बार बार बीमार करता है। इसका असर बच्चों की चमड़ी पे पड़ सकता है, बच्चों की सांस की नली पे पड़ सकता है, नाक से लेके अंदर फेफड़े तक इसके ऊपर बुरे असर पड़ सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि बच्चों को काफ़ी एलर्जीज़ होती हैं इस सीज़न में, और ये एलर्जीज़ और ये जो पोल्यूशन है कुल मिल के बच्चों में बार बार वीजिंग, ब्रोंकाइटिस या दमे के अटैक कर सकते हैं, और इससे बच्चों के फेफड़े पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इस मौसम में हवा भी बड़ी खुश्क हो जाती है, बच्चों की चमड़ी सूखती है, चमड़ी फटने लगती है। उसके लिए भी माताओं को बहुत ज़रूरी है ये समझना कि उनको नहलाने के बाद मामूली सा तेल की जो है मालिश या लेप करें। यानी कि आप पहले मालिश करके नहलाने का काम सर्दियों में नहीं करेंगे, बल्कि बच्चों को गुनगुने पानी से स्नान कराएं, उसके बाद हल्का सा लेप घर में जो भी नारियल का तेल है और इस तरह से कोई भी चीज़ नारियल तेल जैसी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की चमड़ी में, त्वचा में नमी बनी रहे और दिन भर उनकी चमड़ी को सूखापन और इस तरह की एलर्जीज़ का सामना ना करना पड़े। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। अगर बच्चों को कहीं बाहर जाना है, खेलने जाना है, स्कूल जाना है, तो मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे फेफड़ों को बचाया जा सकता है और साथ में वायरल इन्फेक्शन से भी सुरक्षा मिलती है। बिल्कुल। और जैसे कि बहुत सारे इन्फेक्शन पहले ही चल रहे हैं, और हमने हालांकि कोविड के टाइम में सीख लिया था कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आप मास्क का इस्तेमाल करें, और जब भी इन्फेक्शन ऐसे होते हैं तो ये आपका अपने बचाव के लिए उठाया जाने वाला कदम होना चाहिए। हमारे साथ एक दर्शक हैं, स्वरूप जी हैं, जिन्होंने हमें हरियाणा से कॉल किया है। स्वरूप सिंह जी, बताएं सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हमारा बच्चा जी 14-15 साल का, वो साल की शुरुआत में ही बीमार हो जाता है और उसको एडमिट कराना पड़ता है। तो क्या हो सर, कुछ पूछना चाहते हैं? क्या दिक्कतें हो जाती हैं जो भर्ती कराना पड़ता है? उसको हल्का हल्का बुखार आ जाता है, सांस नहीं आता, नाक बंद हो जाता है उसको जी, और नाक से पानी फिर गिरना, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है। जी, बिल्कुल। आपके बच्चे को
एलर्जी की शिकायत हो सकती है। इस मौसम में जैसे मैंने बताया एलर्जीज़ बहुत कॉमन होती हैं और साथ में इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, साइनोसाइटिस जिसको हम लोग कहते हैं। तो एक बार आपको नाक कान गले के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जो चेहरे की हड्डियां होती हैं वो सब वेंटिलेशन के लिए, हवा पानी के लिए नाक के अंदर खुलती हैं और वो रास्ते जब बंद हो जाते हैं तो बच्चा को सिर दर्द, नज़ला, छींकें, ये सारी दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये सिंपल एलर्जी से लेके साइनोसाइटिस की समस्या हो सकती है जो मौसम बिगड़ने पे, ठंड होने पे बार बार हो रही है। तो आप एक बार नाक कान गले के डॉक्टर से मिल लें और आपकी शिकायत शायद दूर हो जाएगी। जी डॉक्टर शर्मा, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं कि सर्दियों में सांस की समस्या होनी, इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो जाना, और हम ये भी जानते हैं कि इस पर हमने काफ़ी गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया कि हम इन बीमारियों का शिकार ना हो। इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो मजबूत रहे। और ये कोई चुटकी में या फिर कोई इंजेक्शन लगाने से नहीं होगा। ये आपका, जब तक आपका खान पान, आपका शेड्यूल, इन सब चीज़ों पर आप फोकस नहीं करेंगे, आप वो नहीं हासिल कर पाएंगे। तो इसके लिए हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? और क्योंकि छोटे बच्चे अब धीरे धीरे वो बड़े हो रहे हैं और इसी के साथ ही आप उनके जीवन में उन चीज़ों को अगर सम्मिलित कर दें तो अच्छा रिजल्ट भी मिल सकता है। निश्चित रूप से एक रिलेवेंट प्रश्न है। सभी रोगों के पीछे हमारा जो वीक डिफेंस मैकेनिज्म है वो कारण होता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना छोटे बच्चों के लिए भी और बड़े बच्चों के लिए, दोनों के लिए ही आवश्यक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए सबसे पहला 6 महीने तक बच्चे को माता का स्तनपान कराएं, नंबर 1 ये एश्योर करें। नंबर 2, आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन के नाम से इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए एक आचार्य काश्यप ने, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ थे और उन्होंने बच्चों पे एक ग्रंथ लिखा है, उन्होंने स्वर्ण प्राशन का कॉन्सेप्ट दिया है। अर्थात स्वर्ण, मधु और घृत तीनों का जो कॉम्बिनेशन बच्चे को 6 महीने तक अगर उसको चटाया जाता है तो वो उससे उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी भी बढ़ती है, उसकी मेमोरी भी बढ़ती है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है, साथ ही साथ उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। सर ये तो कैसे एक तो स्वर्ण प्राशन का कैसे बनाते हैं सर? कैसे? हाँ, तो मधु और शहद, घी और स्वर्ण भस्म का एक प्रोपोर्शन होता है जो वैद्य लोग बनाते हैं। आजकल बने बनाया कंपनियों का भी आता है मार्केट में, उसके ड्रॉप्स में आता है, तो ड्रॉप्स में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, जो रेस्पिरेटरी इम्यूनिटी के लिए आंवला सबसे बेस्ट माना जाता है। और आंवले में भी सभी ने सुन रखा है च्यवनप्राश, क्योंकि च्यवनप्राश में आंवला भी होता है और पिप्पली भी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी करीब 50 हर्ब्स होती है जो सब इम्यूनिटी को बढ़ाने वाली है, जो हमारे लंग्स को मजबूत बनाती है, हमारे हृदय को मजबूत बनाती है। तो च्यवनप्राश के लिए बालानाम अंगवर्धनम भी कहा गया है, अर्थात बच्चों के जो ऑर्गन्स हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बढ़ाता है। तो उसका सेवन निश्चित रूप से करना चाहिए। दूसरा, छोटे बच्चों में जो समस्या बताएं कि उनको बार बार किसी को जैसे निमोनिया हो रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं घर पे रह के। कि एक तो तिल के तेल से, जैसे सर ने, डॉक्टर साहब ने बताया कि उसका ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए तिल तेल का प्रयोग अगर करते हैं थोड़ा सा गर्म करके, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, उसकी मालिश की जाए। तीसरा, पिपली, छोटी पीपल, आधी छोटी पीपल छोटे बच्चों में पीस के उसको शहद और घी के साथ और थोड़ा सा अदरक के 2 ड्रॉप डाल दें, और वो अगर दिन में 1 बार चटाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे को इम्यूनिटी को बढ़ाता है वो, और न्यूमोनिया से भी प्रिवेंट करता है। जी जी। तो इस तरह की चीज़ों को हम घर में होम रेमेडीज के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी जो भारतीय रसोई है उसमें छिपे हुए ख़जाने आपके स्वास्थ्य के छिपे हुए हैं। बस आवश्यकता है कि उसे हम समझें, उसे हम जानें। आइए बात करते हैं सर, जिस पे मैं बार बार छूती हूँ लेकिन उससे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। एक तो हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, हमारे खाने पीने की क्षमता बढ़ जाती है, वो हमारी बॉडी को ऊर्जा चाहिए सर्दी से लड़ने के लिए, लेकिन साथ ही साथ हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी घट जाती है। बच्चों के लंबी छुट्टियां भी हो जाती हैं इस दौरान, माँ बाप भी ठंड की डर के मारे बाहर नहीं भेजते हैं। तो उसका किस तरीके से बच्चों के स्वास्थ्य, उनके मेंटल स्टेटस पर भी प्रभाव पड़ता है इस ठंड का, लैक ऑफ एक्टिविटी? जी, बहुत ज़रूरी है। और ये आपने कोविड में सीखा कि बच्चे घरों में कैद हो गए, तो उनका जो नॉर्मल ग्रोथ है, नॉर्मल
मस्तिष्क का जो विकास है उस सब पे बड़ा प्रतिकूल असर पड़ता है जी। तो ऐसे में बच्चों मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, और सर्दियों में क्योंकि धूप भी कम होती है, तो कहते हैं जब धूप कम होती है तो एक वो फीलिंग ऑफ डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं होता है जी। तो कुल मिला के बहुत ज़रूरी है कि बच्चे तो एक एनर्जी और एक ताकत, एक क्षमताओं का पुंज है, उन्हें आप बैठा के बांध के नहीं रख सकते। जी। और चूंकि आप इनटेक खाना पीना बच्चा ले रहा है और एक्टिविटी नहीं करेगा तो वो ओबीज भी हो जाएगा। 10-10, 15-15 दिन स्कूल बंद हैं और बाहर नहीं जा सकते, तो ऐसे में एश्योर करें, इस चीज़ की सुनिश्चित करें कि बच्चे घर में योगा है, डांस है और इस तरह के और जो भी खेल हैं वो रेगुलरली किसी समय के लिए कम से कम 40-45 मिनट के लिए उनकी एक्टिविटी को सुनिश्चित कराएं, जिसकी वजह से वो प्रसन्न भी रहेंगे, उनकी जो खान पीन चल रहा है उस एनर्जी को वो यूटिलाइज भी कर सकेंगे और इसका प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। साथ में और बच्चे भी होंगे तो उनका मस्तिष्क विकास भी होगा इन लोगों के, इन बच्चों के बीच में रहने, खेलने, कूदने की वजह से। फिजिकल एक्टिविटीज कम होने के कारण पसीने भी कम आते हैं। बिल्कुल। और पसीने कम आने के कारण भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स, स्किन प्रॉब्लम्स भी होती है और दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स भी बच्चों को देखने को मिलती है। जी। तो सर जैसा कि सर ने भी योगा का जिक्र किया, तो हमारे बच्चे क्या कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में जितनी ऊर्जा होती है उतना ही उनके साथ ऊर्जा खर्च भी करनी पड़ती है उनको किसी भी काम में, किसी भी एक्टिविटी में लगाने के लिए, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक कॉलर है, रणबीर जी हैं, जिन्होंने बिहार से हमें कॉल किया है। जी बताएं सर। हेलो, रणजीत जी है। जी रणजीत जी बताएं। रणजीत कामत जी हमारे साथ। नमस्ते मैम। जी रणजीत जी बताएं। मेरा एक मुख्य सवाल है, यानी कि आपको जवाब देना पड़ेगा ये सवाल का। यानी कि हमारे पास तीन मुख्य यानी मोटा अनाज है। ठीक है। तो 3 मुख्य यानी मक्का हो गया, उसके बाद ये मड़वा हम लोग बोलते हैं जिसको फिंगर नट बोलते हैं। जी जी। वो है उपलब्ध। उसके बाद सांबा है, 3 है। तो ये हफ्ता में कितना दिन हम अपने बच्चे को दे, हम खुद खाए, यानी कि ये सवाल हमें बता दीजिए प्लीज। और एक राजमा भी हमारे पास, मूंग भी है। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है रंजीत जी आपका। और देखिए हम आपके सवालों के जवाब देने के लिए ही है यहाँ पर। तो सर जैसे कि इन्होंने मिलेट्स के बारे में सवाल किया, तो क्या बच्चों को हम किस तरीके से दे सकते हैं? जो भी फूड आइटम बच्चों को आप देना चाहते हैं, सर्दियों में थोड़ा तरल के रूप में, उसको लिक्विड के रूप में देना बेनिफिशियल रहेगा और वो फ्रेश देना है। जैसे सूप की फॉर्म में दे सकते हैं। राजस्थान में बाजरे की जैसे राबड़ी बनाई जाती है तो वो भी तरल होता है। तो लिक्विड अगर देते हैं तो हमें प्रॉपर जो है सुपाच्य भी होता है, प्लस वैसे वाटर इनटेक हमारा सर्दियों में कम हो जाता है, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वाटर इनटेक की वजह से होती है। तो अगर सूप के रूप में, लिक्विड के रूप में कोई भी फूड आइटम अगर हम देते हैं तो वो इस सर्दियों में हमारी वार्मथ को मेंटेन करता है और काफ़ी बेनिफिशियल होता है। जी जी बिल्कुल। इसी के साथ ही एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। चलिए शायद हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे। अगर आप हमें कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लाइव आपके सवालों को ईमेल के माध्यम से भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स स्टूडियो में हैं। मुलाकात होती है आपसे इस छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाएगा, देखते रहें स्वस्थ किसान। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। अगर आप अभी अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं सर्दियों में बच्चों में होने वाली समस्याओं की, रोगों की, और उनका बचाव कैसे करें, कैसे आप उनके लक्षणों को समझें। इस बीच एक कॉलर है हमारे साथ, आइए उनसे हम बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। जी नमस्कार। रविंद्र जी हैं। जी रविंद्र सिंह तोमर जी हमारे साथ हैं, इंदौर मध्य प्रदेश से। जी रविंद्र जी बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल, जो डॉक्टर साहब ने अभी बताया था कि छोटे बच्चों को आप स्वर्ण भस्म वगैरह भी दे सकते हैं,
स्वर्ण भस्म दे सकते हैं, घृत दे सकते हैं और शहद दे सकते हैं जी। तो ये बड़े लोगों में बड़े भी ले सकते हैं। ठीक है इस जी बिल्कुल स्वर्ण भस्म के ऊपर सर सवाल है। अच्छा सर एक चीज़ ये भी बताएं, क्योंकि कहते हैं कि शहद और घी इनको लेकर के भी कि अगर आपने बराबर मात्रा में दिया तो वो टॉक्सिक हो सकता है जी। तो आप जो स्वर्ण भस्म कह रहे हैं ये घर में भी बनाया जा सकता है या फिर बाजार से ले, और जैसे जानना चाहते हैं कि क्या बड़े लोग एडल्ट्स भी ले सकते हैं इसको? स्वर्ण प्राशन में जिस स्वर्ण भस्म का जो कॉन्सेप्ट आता है वो बहुत नैनो पार्टिकल्स, बहुत कम प्रोपोर्शन में, बहुत कम क्वांटिटी में उसका यूज़ होता है। 1 mg 2 mg मधुघृत के साथ। तो इतना सा डोज अगर हम जब बड़ों में देने लगेंगे तो फिर हमें 50 ड्रॉप्स देने पड़ेंगे, 40 ड्रॉप्स देने पड़ेंगे, तो वो रिलेवेंट नहीं है। बड़ों के लिए अगर स्वर्ण भस्म की और औषधियाँ देना चाहते हैं तो बाकी की और कंपोजिशंस अवेलेबल है, जैसे स्वर्ण बसंत मालती है, योगेंद्र रस है, स्वास्थकाश चिंतामणि रस है। ये बड़ों के लिए अलग एक लाइन आ जाती है। ये छोटे बच्चों में अप टू 6 ईयर्स सामान्य रूप में 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए ये स्वर्ण प्राशन का कॉन्सेप्ट है, जिसमें 2 ड्रॉप्स 3 ड्रॉप्स 5 ड्रॉप्स तक उसका दिया जाता है और बहुत कम प्रोपोर्शन और कम उसमें मात्रा में होता है, जो कि ईजीली डाइजेस्टिबल उसके लिए होता है और कहीं किसी तरह का कोई उसका किडनी और लिवर में डिपोजिशन नहीं होता है। जी बिल्कुल। तो देखिए कुछ हमारे पास सवाल भी आए हैं, ईमेल आया है। ये राहुल जी हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल भेजा है कि इनका 7.5 साल का बच्चा है, उसके दूध के दांत गिरे नहीं हैं और नीचे से दूसरा दांत आने लगे हैं, प्लीज़ उसके बारे में बताया। मतलब दांत नहीं टूटे हैं सर, क्या वजह हो सकती है सर? कौन आप बताना चाहेंगे सर? जी देखिए, दांत किस समय आएंगे, कितने समय में आएंगे, ये काफ़ी अनुवांशिक होता है। जैसा माँ बाप में जिस तरह का पैटर्न रहा है या दादा दादी में रहा है, उसी पैटर्न पे बच्चों में आते हैं। तो इसमें मुख्यतः बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को समझें कि बच्चों में विटामिन डी और कैल्शियम की कमी नहीं हो। वो एक चीज़ है जो इसको डिले कर सकती है, अन्यथा आने का जो भी समय है वो आपके परिवार की जो अनुवांशिकी है, जेनेटिक्स है, उससे डिटरमाइन होती है। ये ज़रूरी है बच्चों को रोज़ 10 से 15 मिनट धूप का सेवन करें, सारे कपड़े हटाकर। जिस समय बहुत ठंड नहीं हो, अच्छी धूप हो, जब ज़्यादा सर्दी है, बादल हैं, तब ऐसा नहीं किया जा सकता, लेकिन जब धूप है तो 10 मिनट की धूप दिखाने से विटामिन डी की मात्रा काफ़ी अच्छी बनी रहती है और बच्चे की ग्रोथ और उसके दांतों का निकलना समय पे सुनिश्चित होता है, जैसा उसके परिवार की अनुवांशिकी है। जी जी बिल्कुल। अब सर हम आते हैं कि जैसे आपने बताया कि यहाँ पर कई तरह की समस्याओं, जैसे स्किन की आपने बात बताई, एक दिनचर्या किस तरह से, अगर आप बताना चाहेंगे दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? क्योंकि सर्दियों के मौसम में जहाँ हमें अपना खान पान ऑल्टर करना चाहिए, हम अपने जो कपड़े हैं वो मौसम के हिसाब से करते हैं, उसी तरीके से अपनी दिनचर्या भी, क्योंकि दिन आपके छोटे होते हैं, रात बड़े हो जाते हैं। छोटे बच्चों को हम कई बार नहलाते भी नहीं है बहुत दिनों तक, तो हाइजीन कितना इंपॉर्टेंट है? जी बहुत महत्वपूर्ण है हाइजीन का यहाँ कॉन्सेप्ट है। तो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों को लेके अगर हम इस विंटर सीजन में देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है उसका बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का। जी। तो सबसे पहला जो हमारा प्रयास होना चाहिए कि बच्चे का नियमित रूप से डेली स्पॉन्जिंग करें गर्म पानी से। उसी के साथ साथ स्पॉन्जिंग से पहले 1 घंटे 1.5 घंटे पहले तिल के तेल से मसाज करें। तो मसाज से बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से जितने भी जो स्किन में जो पसीनों के कारण के रुकने के कारण जो प्रॉब्लम्स होती है वो उनका सॉल्यूशन हो जाता है। साथ ही स्पॉन्जिंग करने से फिर वहाँ पे जो है जनरल उसकी हाइजीन मेंटेन होती है। तीसरा, फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए सभी बच्चों को, कि फिजिकल एक्टिविटी योगा से कर सकते हैं, कुछ हल्का प्राणायाम से कर सकते हैं, खेल से इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन कर सकते हैं। साथ ही जो इम्पोर्टेंट है इस ऋतु में, समय पे सोएं, समय पर उठें। कम से कम 8 से 10 घंटे की जो नींद है, बच्चों में 10 घंटे की नींद बहुत कंपलसरी होती है, वो सोएं। सुबह छोटे बच्चों को जल्दी उठाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह मॉर्निंग का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी कम होता है। जी जी। तो उनका प्रयास रहे कि वो आराम से अपना रिलैक्स मूड में उठें। लेकिन जो निद्रा है, नींद, स्लीप है, वो पूरी कंप्लीट लेनी चाहिए। और जो गजेट्स वगैरह हैं उनका प्रयोग बच्चों को आज की स्थिति में एडवाइजेबल है, कम से कम उनका प्रयोग करें।
जी जी बिल्कुल। सर अब मैं आपके पास आना चाहूँगी, जैसे कि हम ये भी जानते हैं कि कई बार हम बच्चों में ये देखते हैं सर कि अचानक से उन्हें डायरिया हो जाता है ठंड के मौसम में, कई बार उल्टियाँ भी लग जाती हैं, तो ये किस वजह से होता है? कई बार कहते हैं ठंड लग गई उन्हें। जी नहीं, इसको आप दूसरी तरह से देखें। हमारे शरीर की अपनी बड़ी प्रतिरोधात्मक क्षमता है, और जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अपनी इम्यूनिटी, जिसको आप कहते हैं प्रतिरोधात्मक क्षमता है, वो बनाता है। वो बनाने का तरीका है कि जो इन्फेक्शन होगा उस इन्फेक्शन के लिए शरीर अपने इम्यून सेल बनाएगा या एंटीबॉडी बनाएगा, और वो एंटीबॉडीज़ उसको अगले इन्फेक्शन से बचाएंगी। तो ये जो उसकी इम्यूनोटाइपिंग हो रही है, जो उसके शरीर में लिखा जा रहा है कि मैं कौन कौन से इन्फेक्शन को मैंने सहा, मैं मिला उनसे और उनके लिए मैंने अपनी लड़ने की क्षमता बना ली, यही इम्यूनिटी है, यही प्रतिरोधात्मक क्षमता है। ये जो हम बच्चों को देखते हैं कि उन्हें वायरल फीवर हुए या उन्हें दस्त की बीमारी लगी, ये आमतौर पे अधिकतर वायरल डिजीज़ेज़ होती हैं, और बचपन में एक बार से लेके कई बार जब ये हो जाती हैं तो हमारी इनके प्रति प्रतिरोधात्मक क्षमता बहुत अच्छी बन जाती है, और इसकी वजह से जवान इंसान को बार बार बीमारियां नहीं होती, वो स्वस्थ रहता है। जी। जब तक कुछ बहुत बड़ा कुछ ना हो जाए, आमतौर पे जवान लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। तो ये चीज़ समझना चाहिए कि बच्चे जो हैं महीने में एक बार और 2 महीने में 2-3 बार तक अगर बीमार हो रहे हैं तो ये नॉर्मल प्रतिक्रिया है, वो इन्फेक्शन उनको हो रहे हैं और उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ रही है। हमें ये प्रयास करना चाहिए कि अगर ये इन्फेक्शन ज़्यादा बुरी दिशा में जा रहे हैं, बच्चा ज़्यादा बीमार है, खाना पीना बंद कर दिया, पसली चल रही है, दस्त ज़्यादा हो रहे हैं, तो डॉक्टर की मदद की आवश्यकता है, और आमतौर पे बच्चे ऐसे में ठीक हो जाते हैं। जी, अशोक कुमार एक दर्शक हैं दरभंगा से हमारे साथ, उनसे ही बात करते हैं। जी अशोक जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताएं क्या सवाल है? अशोक जी, बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपसे यहाँ मैं अनुरोध करना चाहूँगी, टेलीविज़न को आप म्यूट कर लें, पहले सवाल अपना पूरा करें, जवाब सुनने के लिए वापस से आप आवाज़ कर सकते हैं। धन्यवाद। अशोक जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? अशोक जी, हाँ जी अशोक जी, सवाल बताएं। जी, मेरा 2 महीना का बच्चा है, 19 तारीख को 2 महीना पूरेगा जी। तो उसका जो है 2-3 दिन से नाभि हल्का हल्का फूल गया है। क्या फूल गई है? नाभि। अच्छा ठीक है, लेकिन छूने पर दर्द वगैरह नहीं करता। क्या नहीं करता? दर्द नहीं करता है, छूने दर्द नहीं होता। जी ना। सर ये ठंड की वजह से हो सकता है? जी नहीं, इसका ठंड से कुछ लेना देना नहीं है। वहां से कोई नाभि से कोई मवाद तो नहीं आ रहा है, कोई मवाद सा नाभि से तो नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे कह रहे दर्द नहीं होता उसमें। फोन कट गया सर। अच्छा ठीक है, अगर ऐसे में सिर्फ हल्की सूजन है तो आम तौर से ये एक छोटी सी हर्निया है। चूँकि मांसपेशियाँ पूरी तरह से बच्चों में बनी नहीं रहती हैं और सिर्फ ऊपर की चमड़ी होती है, तो जहाँ जहाँ ये कमजोरियाँ होती हैं वहाँ इस तरह के सूजन चमड़ी पे निकल आना, ख़ास तौर से शरीर के बीच के हिस्से में, नाभि के नीचे या नाभि के आसपास, ये अम्बलाइकल हर्निया हो सकती हैं। अधिकतर समय के साथ जैसे मांसपेशियां बनती हैं अपने आप छुप जाती हैं, और अगर दिक्कत हो तो एक आप बच्चों के सर्जन, पीडियाट्रिक सर्जन को बाद में दिखा सकते हैं। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं विंटर डायरिया के बारे में एक हमारे दर्शक ने एक प्रश्न किया था कि सर्दियों में डायरिया हो जाता है। आयुर्वेद का भी कॉन्सेप्ट है कि सर्दियों में जब कोल्ड एक्सपोजर किसी बच्चे को होता है तो कोल्ड एक्सपोजर के कारण वायु का प्रकोप बॉडी में होता है और उससे वायरल डायरिया देखने को मिलता है। तो ऐसी स्थिति में जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि हर छोटी छोटी समस्या को लेकर लोग हॉस्पिटल्स में भागते हैं, उससे अननेसेसरी का हॉस्पिटल में भी लोड बढ़ता है। और इन चीज़ों को घर पे मैनेज करने का अगर हम मैकेनिज्म डेवलप करें, जैसा कि पहले होम रेमेडीज़ के रूप में किया जाता था, तो जैसे सामान्य रूप में इस तरह का जो डायरिया है तो कोल्ड एक्सपोजर के कारण हो रहा है, ठंड के कारण हो रहा है, तो उसमें हमें गर्म दवाएँ या गर्म आहार विहार का प्रयोग करें। जैसे जायफल है, घरों में अवेलेबल होता है जायफल, तो जायफल को घिस के शहद और अदरक के रस में मिला के अगर दिया जाता है तो सामान्य रूप में जो विंटर डायरिया है
वो 2-3 डोज में ठीक हो जाता है। तो इस तरह की चीज़ों को, होम रेमेडीज़ को भी आप लोगों को प्रमोट करना चाहिए और उनका प्रयोग करना चाहिए। बिल्कुल मैं यही कहूँगा कि आमतौर पे डायरिया सब सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, और आज जो विज्ञान है वो यही कहता है डायरिया में कोई ख़ास इलाज की आवश्यकता नहीं होती है। डायरिया में से पानी की कमी ना हो, इसलिए घर में ORS की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। ORS नहीं है तो जो भी लिक्विड्स यानी कि जो भी तरल पदार्थ घर में मौजूद हैं, चावल, पकाए हुए चावल का ऊपर का पानी है, कांजी है, कोकोनट यानी कि नारियल का पानी है, माँ का दूध है, चाय है, जो अवेलेबल है, जिस हिसाब से दस्त हो रहे हैं, जितनी मात्रा में दस्त हो रहे हैं उस हिसाब से दें। और अगर बच्चे के दस्त में खून, पेचिश नहीं है, तेज बुखार नहीं है, तो स्वतः आने वाले 2-3 दिनों में रुक जाएंगे। लेकिन अगर बच्चे की आंखें गड्ढे में जा रही हैं, चमड़ी जो है शुष्क होती जा रही है, सिकुड़ रही है, तो उसमें खतरे के निशान है, पेशाब नहीं कर रहा है, होश हल्का कम होता जा रहा है, तो घर का इलाज कतई नहीं करें, ये डेंजर साइन समझें, क्योंकि नवजात बच्चे बहुत जल्दी बहुत गंभीर बीमार हो जाते हैं और ऐसे में फिर उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए। बिल्कुल, तो इमरजेंसी कब है ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ देखिए बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलता है और कोई चूक ना हो, इसलिए एक माँ बाप को भी बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। फिलहाल यहाँ पर हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि अक्सर जो हमारे दर्शक हैं, जो गाँव देहात किसान के लोग हैं, किसान हैं, वो सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए गर्म कपड़ों का तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साथ ही साथ तप्ते का भी काफ़ी इस्तेमाल होता है। अलाव जलाए जाते हैं, घरों के अंदर अलाव जलते हैं, अंगीठियाँ जलती हैं ताकि घर गर्म रहे। इसको लेकर कितनी सावधान रहने की आवश्यकता है? क्या इससे भी सांस की समस्या हो सकती है और भी कोई समस्या भी पैदा हो सकती है? जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बारिश हो या हो तूफान, ओलावृष्टि या तापमान, या हो पर्यटक स्थलों का पूर्वानुमान, पाला हो या कोहरा हो, या हो वायु की गुणवत्ता, सबकी सटीक जानकारी, सबका सटीक विश्लेषण। देखिए हमारे साथ मौसम खबर में। मौसम खबर, देश के मौसम का सबसे तेज और सटीक विश्लेषण, रोजाना शाम 7:30 बजे DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वस्थ किसान। अब कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच गए, तो अगर अभी तक आप अपने सवाल हम तक नहीं पहुंचा पाए हैं तो अभी भी सवाल करने का समय है। आप हमें ईमेल करें या फिर कॉल करके भी अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं। और जैसे ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया कि इस मौसम में अलाव जलाना या फिर घरों में हीटर, अंगीठी का इस्तेमाल किस स्तर तक होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसको लेकर किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सर, उससे पहले एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे छूना बहुत ज़रूरी है, वो है वैक्सीनेशन। जो टीकाकरण होता है छोटे बच्चों का, वो कितना महत्वपूर्ण है कि उस कैलेंडर को पूरा फॉलो किया जाए। कई बार हम देखते हैं कि माँ बाप भूल जाते हैं, मिस हो जाती हैं चीज़ें, तो इसके बारे में बताएं, क्योंकि ये भी प्रतिरोधक क्षमता और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बच्चे को तैयार करते हैं। जी, बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का टीकाकरण पूरा कराया जाए। बच्चे का हक है टीकाकरण। वो सारी बीमारियां जो कि दुनिया में और देश में बच्चों की मौत के सबसे बड़े कारण हैं, वो सारे टीके सरकार बच्चों के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर और अस्पतालों के थ्रू मुफ्त अवेलेबल कराती हैं, जिससे कि देश का कोई भी बच्चा इन बीमारियों से ना जाए। सर्दी के मौसम में जो निमोनिया सबसे बड़ा कारण, जो मौत का सबसे बड़ा कारण दो हैं, डायरिया आमतौर पे और निमोनिया, और आज की तारीख में निमोनिया ही सबसे बड़ा कारण है। और इसको टीकाकरण के द्वारा जो सबसे कॉमन निमोनियाज हैं छोटे बच्चों में ख़ास तौर से, उनको बचाया जा सकता है। तो आपको जाना चाहिए अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, अपने अस्पतालों में, और वहाँ जो ये टीकाकरण है उसमें हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा नाम के कीटाणु का टीकाकरण किया जाता है, जो कि निमोनिया का और बच्चों में दिमागी बुखार का एक सबसे बड़े कारणों में है। तो इन सब से बचाव हो सकता है। इसके अलावा खसरा है, मीज़ल्स जिसको आप कहते हो, मम्स हैं, रुबेला है, ये सब भी बच्चों को सर्दी के मौसम में और ज़्यादा बीमारी और निमोनिया का कारण बन सकते हैं। तो टीकाकरण ज़रूर कराएं, अवश्य कराएं और पूरा कराएं।
जी बिल्कुल। और सर जैसे कि हमने अभी ब्रेक के बाद मैंने जिक्र किया कि गर्म रखने के बहुत सारे तरीके हैं, गर्म कपड़े हैं और साथ ही गांव में क्योंकि काफ़ी खुला रहता है सब कुछ, खेत हैं, घर भी बड़े बड़े होते हैं, खुले खुले होते हैं, कई बार उस तरह के पक्के मकान भी नहीं होते, तो गर्म करने के लिए अलाव का इस्तेमाल करना, कई जगह हीटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये कितना सही रहता है? अल्टीमेटली जैसे अलाव का इस्तेमाल करना, जहाँ जो फ्यूम्स जहाँ जनरेट होती है, तो ये तो किसी भी तरह से एडवाइजेबल नहीं है। प्रयास करना चाहिए कि गर्म कपड़े पहन के अपने आप को सुरक्षित रखें, या फिर प्रॉपर वे में जो हीटर वगैरह है उसका यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही कंट्रोल्ड टेम्परेचर को रखते हुए, क्योंकि उससे भी ह्यूमिडिफिकेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इन चीज़ों से बचें और स्वाभाविक रूप में अपने मकानों को इस तरह से करें या ओपन में जाने से बचें, जिससे कि डायरेक्ट कोल्ड का एक्सपोजर ना हो। जी सर, बल्कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सबसे ख़तरनाक एक चीज़ प्रचलित है कि अंगीठी जला के या जब खाना बन गया तो उस अंगीठी को उठा के कमरे के अंदर रखना, ये बहुत ही खतरनाक है। अक्सर हर साल इस मौसम में कोई ना कोई ऐसी खबर सुन लेते हैं, और आप अखबारों में पढ़ते रहते हैं, लोग सो गए और फिर जो अंगीठी जलती है वो कमरे के सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेती है और हवा में ऑक्सीजन नहीं रह जाती है, और जो धुआं और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो धुआं के रूप में भी नहीं होता है, वो खून में जाके पॉइजनिंग करता है, जहर करता है और मौतें होती हैं। तो ये बिल्कुल एक सख्त हिदायत है कि कमरों में अंगीठी जला के बिल्कुल नहीं सोना है, और इसी तरह से बंद कमरों में अलाव नहीं जलाने, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन या हवा आने का रास्ता होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ समझते हुए कि जब भी आप कोई आग का स्रोत कमरे के अंदर रख रहे हैं तो वो हवा में से जो उसकी नमी है उसको चुरा रहा है, और जिस हवा में नमी नहीं रहेगी वो आपकी चमड़ी से नमी खींचेगा और आपकी चमड़ी फटेगी, चमड़ी में एलर्जीज होंगी और अन्य किस्म की समस्याएं। और कई बार सर्दियों में सर, क्योंकि हमें उस तरीके से पसीना नहीं आता है, लेकिन मॉइस्चर लॉस होता रहता है, हम समझ भी नहीं पाते, उतना हम पानी भी नहीं पीते। इसके बारे में सबसे बड़ा कारण ये है कि गर्म, हमारे देश में इतना प्रचलन नहीं है गर्म पानी का। हर घर में आपको व्यवस्थित जो बड़े परिवार हैं वहाँ तो गर्म पानी, गुनगुना पानी का इंतजाम होता है, तो ये ठंडे पानी की वजह से बहुत सारे लोग पानी की मात्रा कम पी रहे होते हैं, और ऐसे में पसीना भी नहीं है और पानी की मात्रा और कम है, तो बच्चे धीरे धीरे डिहाइड्रेट हो जाते हैं। इसीलिए बार बार डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो भी कुछ देना है सर्दी के मौसम में वो तरल होना चाहिए। लिक्विड जो है गुनगुने होने चाहिए, पीने का पानी है, दूध है, और जो भी कुछ आप दे रहे हैं वो गुनगुने होने चाहिए। एक कॉलर है हमारे साथ, इन्होंने कॉल किया है महोबा से, अरविंद जी हैं। हेलो जी अरविंद जी, नमस्कार, बताएं क्या सवाल है? सर जी ये कह रहे हैं बच्ची को खांसी है, कम से कम 6-7 दिन हुए, सर दवाई बता सकते हो कुछ? ठीक है, तो सर्दियों में जी सर सामान्य रूप में वैसे तो खांसी के भी कई स्वरूप होते हैं, लेकिन आप खांसी के लिए एक सिंपल चाय बना के दे सकते हैं। हाँ, उसमें सिंपल चाय बना के दे सकते हैं। चाय में सौंठ, हल्दी, तुलसी के पत्ते और मुलेठी ये डालकर उसकी चाय बनाएं, या काढ़ा बना सकते हैं तो काढ़ा बनाएं। काढ़ा बना के आधा बराबर का उसमें दूध मिला के दे सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से जो है आपको बॉडी को डिटॉक्स करता है और खांसी को ठीक करेगा। जी सर, हमारे दर्शकों को अंत में अगर आप कोई और सलाह देना चाहेंगे? बच्चे हमारी सबसे बड़ी संपदा हैं और सर्दियों में उन्हें आप बचा के रखें। बच्चे को भीड़ भाड़ में जाने से बचाएं, जहाँ से वो वायरल इन्फेक्शन भी पकड़ते हैं और साथ में पोल्यूशन को भी एक्सपोज होते हैं। बच्चों को लिक्विड डाइट, न्यूट्रिशन खूब दें। इस मौसम में बहुत सारे फल आते हैं जो विटामिन सी रिच हैं, जिससे वो सर्दी, एलर्जीज इन सब से बचेंगे। और बच्चों को खूब एक्टिव रखें घर के अंदर। अगर उनको रहना है तो उनके लिए खेलने कूदने, डांस, योगा, इन सब का इंतजाम करें। इससे आपके बच्चे हमेशा हंसते बोलते मुस्कुराते रहेंगे। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सामान्य रूप में मैं कहना चाहूँगा, जो एक सिंपली कोट कहा जाता है कि हित भुक, मित भुक, रित भुक। हितकर मीन्स सर ने जैसा बताया पौष्टिक आहार दें, जितने भी जो जंक फूड हैं वो अवॉइड करें, मैदा के प्रिपरेशंस अवॉइड करें, ड्राई जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करें, और मात्रा खाने में भूख से ज़्यादा ना खाएं,
और ऋतु के अनुसार जो बताया गया है कि वार्मथ को मेंटेन करने के लिए केसर वगैरह और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का प्रॉपर इस्तेमाल करें। सामान्य रूप में जो है उससे निश्चित रूप से उनके बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और वो अपने सर्दी से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए आज हमने बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा की कि सर्दियों के हिसाब से आपको अपना खान पान कैसा रखना है, आपका आवाज़ कैसा होना चाहिए, इन्फेक्शन से कैसे आप बचाव कर सकते हैं और अगर कोई सिम्टम दिखाई देता है तो उसका निदान कैसे, उसका इलाज कैसे किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्टूडियो में हैं और आज के इतने महत्वपूर्ण विषय पर बहुत विस्तार से और बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा आपने बिल्कुल ठीक कहा कि बच्चे हमारी संपदा है, हमारा भविष्य है और कहते हैं कि आपका भविष्य तभी मजबूत होगा जब आपकी नींव मजबूत होगी और बच्चे ही नींव है आने वाले समय की। तो वो जितने स्वस्थ रहेंगे उतना ही स्वस्थ हमारा राष्ट्र भी होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आज के कार्यक्रम में जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, उससे आप और बेहतर तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रख पाएंगे। चलते चलते आपको बताते हैं हमारा ईमेल आईडी। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं स्वस्थ किसान में कोई और विषय लेकर आए तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं swasthkisanlive2024@gmail.com। और अगर आप आज का हमारा कार्यक्रम फिर से देखना चाहते हैं या फिर किसी जानकारी को ठीक से नहीं सुन पाए हैं या बीच में आपने कार्यक्रम को देखा है तो इस QR कोड को स्कैन करें या फिर YouTube पर जाकर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी कार्यक्रम आपको अच्छे लगे उन्हें लाइक ज़रूर करें और वहाँ भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कमेंट के माध्यम से। फिलहाल दीजिए इजाज़त। आप स्वस्थ रहें, मंगल रहें, मौसम का मज़ा लें, लेकिन अपने स्वास्थ्य को नज़रअंदाज ना करें। नमस्कार।